हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह हमारे दूसरे वीडियो को प्रस्तुत कर रही हूँ। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको संसाधन भूगोल का अर्थ बताया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि संसाधन भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सेकेंड ईयर के बच्चों, देखिए, आप संसाधन भूगोल की यदि आप किताबें खरीदना चाह रहे हैं तो जैसे ही या तो कॉलेज खुलें तो पहले आप आकर लाइब्रेरी में एक दो किताबें देख लें। BS नेगी की है, कौशिक की है और भी काफ़ी कुछ हैं। आप लोग जब देखेंगे आपको समझ में आएगा। पहले आप भाषा पढ़िएगा और फिर आपको जो समझ में आए वो किताब आप खरीद लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं संसाधन भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता पर, कि संसाधन भूगोल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो विश्व में जब जनसंख्या की वृद्धि होना शुरू हुई और तीव्र गति से जिस प्रकार से कुछ अचानक से क्रांति जनसंख्या के अंतर्गत आई और जैविक संसाधनों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हुआ, तो इस बढ़ते हुए दबाव के परिणाम को कृषि भूमि के घटने के रूप में देखा गया, वनों के विनाश के रूप में देखा गया, ऊर्जा संकट आया, पारिस्थितिकी संकट के रूप में प्रकट हो गया। तो जैसे ही देखेंगे कि जब ये 1850 के बाद के दशक जो शुरू हुए और जब तक ग्लोबल क्रांति आई, तब तक लगभग जनसंख्या एक विस्फोटक गति से बढ़ी। और उसके अंतर्गत क्या हुआ कि ज़मीनें कम थी, ज़मीनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ना शुरू हो गया, उससे कृषि फसलें इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई और संसाधनों का विदोहन बढ़ गया, पर्यावरण पर संकट उपस्थित हो गया। बेसिक जो आपको जैसे कि भूमि, जल, पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, इन सब की भी कठिनाइयाँ सामने आने लगी। तो जब पारिस्थितिकी संकट के रूप में प्रकट होने लगी चीज़ें, तो उसको जनसंख्या की वृद्धि दर में भिन्नता जब देखने को मिली कि कुछ देशों में तो बिल्कुल नहीं है और कुछ देशों में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है, तो इसको भी आपके संसाधनों के उपयोग और उपभोग से जोड़ा जाने लगा। संसाधन भूगोल में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हम जनसंख्या को भी एक संसाधन की तरह पढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में जो अंतर वैश्विक तौर पर जनसंख्या के में दिखाई देता है, तो उसमें आप देखिए कि कुछ देशों में इतनी अधिक संपन्नता है कि भोजन और जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरह से वहाँ के नागरिकों को मिल रही है, जबकि बहुत सारे विकासशील और अविकसित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या को जो उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो इनके अंतर की वृद्धि को भी देखा जाने लगा संसाधन भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत। अब इसके परिणाम स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विकास के दरों में भिन्नता हुई। जो क्षेत्र जहाँ संसाधन भरपूर यदि नहीं भी थे और जनसंख्या नियंत्रण में थी, वहाँ उन्होंने संसाधनों का आयात करके अपने क्षेत्रों का विकास किया। लेकिन जहाँ संसाधन उपलब्ध थे भी लेकिन जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी, वहाँ के क्षेत्रों में उन्होंने अपने संसाधनों का उपभोग नहीं करके दूसरे क्षेत्रों को अपने जितने भी संसाधन थे वो कच्चे रूप में ही निर्यात करने शुरू कर दिए। और इसी कारण 3 तरह की जो क्षेत्र हैं वो विकास के आधार पर देखने को मिलने लगे। एक विकसित राष्ट्र, एक विकासशील राष्ट्र और एक अविकसित। और इसमें पिछड़े देशों में जितने भी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ अशिक्षा थी, जहाँ तकनीकी विकास कम हुआ था, वहाँ पर ये विषमताओं की वृद्धि देखने को मिलने लगी।
अब इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जब अध्ययन किया जाने लगा तो बहुमुखी कृषि आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन एकमात्र उपाय दिखाई देने लगा कि जितने भी संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं उन्हीं का नियोजन हम करें तो हम अपने संसाधनों की आपूर्ति अपने ही क्षेत्र में कर पाएंगे। अब संसाधनों के वितरण, विकास तथा उपभोग प्रतिरूप में क्षेत्रीय भिन्नता सर्वमान्य रही। संसाधनों के उपयोग में माइक्रो और मैक्रो यानी वृहत और सूक्ष्म स्तर पर बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाने लगी और इसे और भी ज़्यादा अधिक विकट बनाती चली गई, क्योंकि जहाँ तकनीकी विकास हुआ था वहाँ संसाधनों का उपयोग सूक्ष्म स्तर तक किया जा रहा था और जहाँ विकास नहीं हुआ था, जहाँ उस संसाधन को पूरी तरह से वहाँ के जो व्यक्ति थे वो उपभोग नहीं कर पा रहे थे या उनका उपयोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर उनको व्यर्थ किया गया, अधिक मात्रा में निकाले गए और फिर व्यर्थ छोड़ दिए गए। अधिक मात्रा में विदोहन किया गया, जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे भी अधिक विदोहन और दुरुपयोग के कारण ये जो विकास की भिन्नताएं थी ये ज़्यादा दिखाई देने लगी। अब संसाधनों के मूल्यांकन के लिए विवेकपूर्ण उपागम अपनाने में भूगोलवेत्ताओं के विचार नियोजनकर्ताओं को संसाधनों के वितरण, उपयोग तथा संरक्षण के स्थानिक प्रतिरूपों को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। विकासशील विश्व के किसी भी भाग का अध्ययन आर्थिक विकास की समस्याओं की समझ के बिना अधूरा है। निसंदेह ऐसे अध्ययन का चरम लक्ष्य निर्धनता, पिछड़ेपन या अर्थ विकास की प्रकृति तथा कारणों पर प्रकाश डालना तथा विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। विश्लेषण की प्रक्रिया में प्रमुख उद्देश्य उन व्यवहारिक समस्याओं को चिन्हित करना है जो किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के विशिष्ट संयोजन से उत्पन्न होती है। अर्थात जो भी हम संसाधनों के संरक्षण व नियोजन के बारे में बात करें तो वह बात व्यावहारिक समस्याओं को जो उपलब्ध हैं हमारे देशों के सामने, विकासशील और विकसित देशों के सामने, सबसे पहले तो उनको चिन्हांकित करना पड़ेगा। यानी जितने भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास की दर अपेक्षाकृत कम है उन्हें आपको चिन्हित करना पड़ेगा। फिर उन क्षेत्रों में कितने प्राकृतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं हम उन्हें देखेंगे और उसके बाद उनका संयोजन किस तरह से किया जाए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस विषय के कारण वर्तमान समय में भूगोलवेत्ताओं तथा अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों, नियोजनकर्ताओं तथा तकनीकी विशेषज्ञों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ कि किस तरह से हम संसाधनों को उपयुक्त तौर पर उपयोग करें और उनका संरक्षण भी आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए छोड़कर जाएं, ताकि ऐसा न हो कि विकास की जो दर आज हमें दिखाई दे रही है, संसाधनों के अभाव में वो विकास की दर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जाकर रुकी हुई या धीमी दिखाई दे। उपरोक्त सभी तर्क यह सूचित करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों की आधिकारिक एवं विश्वसनीय जानकारी होना आवश्यक है। यानी अभी तक हमारे भारत में संसाधन जो जमे हुए हैं, जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उनकी भी कि वो कितनी मात्रा में हैं, किस क्वालिटी के हैं, कितनी क्वांटिटी है और उनका उपयोग हम
बेहतर तरीके से किस किस उद्योग में कर सकते हैं, इन सब के अध्ययन की बहुत अधिक आवश्यकता भारत जैसे विकासशील देशों को है। इसके बिना विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं लगातार विदोहन से, लगातार खनिजों के उपयोग से पर्यावरण को भी हमने बहुत अधिक प्रदूषित कर दिया है। तो हमें पर्यावरण संरक्षण को भी देखना है। तो विदोहन और उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ हमें नियोजन पर्यावरण संरक्षण के आधार पर भी करना पड़ेगा। और इनमें जितनी भी योजनाएं हमारी जो बनती हैं विकास के लिए, उनमें संसाधनों का भरपूर उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास की गति सभी को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है कि आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हमारे जो प्रकृति ने हमें दिए हैं संसाधन, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो हमारा एनवायरनमेंट में उपस्थित गैसेस हों, वायु हो, ये सारे जितने भी मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, कुछ ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, तो उसका भरपूर उपयोग हमें करना चाहिए। लेकिन अभी तक भारत जैसे देशों में इतना विकास नहीं हुआ है कि जो हमारे ऐसे रिसोर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनका जैसे पवन की गति, सौर ऊर्जा, इनका भरपूर उपयोग जब होना शुरू होगा तो प्रत्येक क्षेत्र विकास की दृष्टि से अलग ही दिखाई देगा। अब हमने ये जान लिया है कि प्राकृतिक संसाधन फिक्स नहीं होते। संसाधनों की संरक्षण की संकल्पना भी यह स्पष्ट करती है कि विश्व के बहुत से संसाधन जो हैं वो क्षयशील हैं, यानी वो समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद उनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। तो जब ऐसे हमारे पास संसाधन हैं जो कि समाप्त हो जाएंगे, तो फिर हमें उनके नियोजन की बात करनी ही पड़ेगी। अब यद्यपि निम्न आय वाले कुछ देश जो हैं वो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को व्यापार से, पूंजी से, अपनी दक्षताओं से, यानी अपनी योग्यता से, अपने द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानापन्नों के द्वारा पूरा कर सकते हैं, इस तरह से पूरी की जाती है। और यह एक सत्य है कि विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए नियोजन तथा निर्णय लेने में प्राकृतिक संसाधन एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अब मानव और उसके क्रियाकलापों को समझने में संसाधन भूगोल का अध्ययन आवश्यक हो गया है। और यह अध्ययन वर्तमान में आधारभूत संसाधनों के विवरण, विश्लेषण, उपयोग तथा संरक्षण को समझने में सहायक है। कि हमें केवल भौतिक भूगोल नहीं पढ़ना है, हमें केवल भौतिक का मानव पर जो प्रभाव है या मानव का भौतिक भूगोल पर जो प्रभाव है उसी का अध्ययन नहीं करना है। हमें मानव के द्वारा किए गए कार्यों का हमारे क्षेत्र पर, संसाधनों का विदोहन, खनन, उद्योग धंधे, पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों का संरक्षण, नियोजन, हमारी विकास की नीतियाँ, इन सभी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करने में संसाधन भूगोल बहुत अधिक आपका आवश्यक भूगोल है। और यह संसाधनों के वितरण को समझाता है, उनके संसाधनों की विश्लेषण करता है, उनके उपभोग और वितरण को बताता है, संरक्षण और नियोजन की बात भी समझाता है। तो संसाधन भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आर्थिक विकास को चरम सीमा तक ले जा सकता है। अब अगले अध्याय में हम संसाधन भूगोल के विकास की बात
करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको संसाधन भूगोल का विकास किस तरह से हुआ इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।